नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जयसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, हिंदी ग्रामर के ऑल कंसेप्ट के हम 500 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। लगातार आपको क्वेश्चन करने वाले हैं, बिल्कुल लगातार 500 प्रश्न करने वाले हैं। जी हाँ, वो भी सभी ऑल कंसेप्ट से ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रामर की संपूर्ण तैयारी करना है। संपूर्ण निचोड़ आपको हिंदी ग्रामर का मिलने जा रहा है, मात्र केवल एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी लोग तैयार हो जाएं। भाई जयसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जी हाँ, पहला प्रश्न है, तावर का उच्चारण स्थान है मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। जी हाँ, अगर आप हिंदी ग्रामर की ऑल कंसेप्ट की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो तावर का उच्चारण स्थान सभी लोग जानते हैं, ता, था, दा, धा, ना। ये कौन से कहलाते हैं? ये दंत वर्ण कहलाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों दूसरे प्रश्न की, आप लोगों की स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न क्या है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा और कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं कि आपका भी आंसर या आपका फीडबैक क्या है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। तो पा फा बा, तो पा फा बा भा ये हमारा क्या कहलाता है? ओष्ठ वर्ग। कौन से वर्ग का? ओष्ठ वर्ग का कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान चा, छा, जा। तो चा वर्ण का स्थान क्या होता है? सभी लोग देखिए, चा, छा, जा, ये क्या कहलाता है? तालु कहलाते हैं। चौथा दिया गया है, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करेंगे। तो वर्णों के समूह को सभी लोग जानते क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। पांचवा प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है, छा, त्रा और ज्ञा ये तीनों कौन सा व्यंजन है? संयुक्त, ऊष्म, तावर्गीय या इनमें से कोई नहीं। तो छा, त्रा, ज्ञा ये तीनों जो व्यंजन है ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छठवां प्रश्न दिया गया है, पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो पुस्तक हमारा कौन सा शब्द है? पुस्तक तत्सम शब्द है। और तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है? तत् का अर्थ होता है उसके, तथा सम का अर्थ होता है समान, यानी उसके समान। अर्थात ज्यों का त्यों जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, और इनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। सातवां प्रश्न है, आग कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आग कौन सा शब्द हो जाएगा? तो आग यहाँ पर तद्भव शब्द हो जाएगा। तद्भव का क्या होता है? उससे उत्पन्न, अर्थात एक संस्कृत शब्द है जो मध्यकालीन भारत आर्य भाषाओं के संदर्भ में उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द नहीं बल्कि संस्कृत के किसी मूल शब्द से व्युत्पन्न या निकाले हुए होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। पृथ्वी का या पृथ्वी कौन शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी सभी लोग जानते ये तत्सम शब्द कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, टेबुल कौन सा शब्द है? देशज, तद्भव, विदेशज या इनमें से कोई नहीं। तो टेबुल देखिए हमारा विदेश शब्द है। विदेशा शब्द, विदेशा शब्द किसे कहते हैं? विदेशज या विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषा के हैं, परंतु हिंदी में उन शब्दों का प्रचलन अब धीरे धीरे हो रहा है। ऐसे शब्द विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी या विदेशज जो शब्द हैं हिंदी भाषा में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि उनको पहचानना अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषा में बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। नाक कौन सा शब्द है? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो नाक हमारा कौन सा? नाक हमारा रूढ़ शब्द कहलाता है। अब आप बोलेंगे रूढ़ शब्द कौन है? जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ ना हो वे रूढ़ शब्द कहलाते। जैसे कमल शब्द का अर्थ जलज है, परंतु इसके खंडों में कामाला कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर आप नाक कन्या, नाक का क्या करेंगे? विखंडन करेंगे, ना और का, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो जिनको खंड करने से कोई अर्थ ना निकले वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, फूल कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो सभी लोग जानते हैं फूल कैसा संज्ञा है? यह जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की
संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, कार, ट्रक। स्थान, गांव, स्कूल, शहर, बगीचा, नदी, ये सारे क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। ईमानदारी हमारी यह भाववाचक संज्ञा कहला जाएगी। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट इत्यादि। लंबोदर में कौन शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, या ये सभी है? तो लंबोदर जो शब्द है यह योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। अब योग रूढ़ शब्द कह रहे हैं वे शब्द या वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब यह है कि यौगिक शब्द जब अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगे तब वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। लंबोदर, पंकज, दशानन, जलज, ये सारे योग रूढ़ शब्द हैं। अगला है, सोना कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो सोना, चांदी, लोहा, ये कौन सा कहलाते हैं? ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। वह शब्द जो किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा अगणनीय होता है, इसे गिना नहीं जा सकता, तौला या नापा जा सकता है। इन्हें ढेर के रूप में तौला या मापा जाता है, जैसे पानी, घी, तेल, कोयला, चांदी, सोना, फल, सब्जी, हीरा, लोहा, चीनी आदि ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मैं कौन सा पुरुष है? ये जो मैं है ये कौन सा पुरुष कहलाएगा? उत्तम, मध्यम, अन्य, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो मैं है यह उत्तम पुरुष कहलाएगा। उत्तम पुरुष अर्थात वह होता है जो बोलता है अथवा बात करता हो, इसे वक्ता भी कहते हैं। वक्ता मतलब बोलने वाला, इसे हम अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो मैं हमारा फर्स्ट पर्सन कहलाएगा या उत्तम पुरुष कहलाएगा। अगला है, आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप जो ये लिखा हुआ है शब्द, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, इनमें से कोई नहीं। देखिए आप हमारा क्या हो जाएगा? यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहला जाएगा। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो शब्द संबंध में किसी संज्ञा बदल बोलें तो यह लिखे जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। और जिस सर्वनाम में वक्ता के नज़दीक या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का जिक्र होता है उन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। या आसान भाषा शब्दों में कहें, जो सर्वनाम शब्द किसी भी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर इशारा करे, वो सर्वनाम शब्द जो किसी भी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर इशारा करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है। जैसे यहाँ पे आप। बात करेंगे अगले प्रश्न की। पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो पुष्प सभी लोग जानते हैं यह तत्सम शब्द कहला जाएगा। अगला प्रश्न है, ख्याल में कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तद्भव, इनमें से कोई नहीं। तो ख्याल हमारा विदेशज शब्द है, विदेशी शब्द कहला जाएगा। अगला प्रश्न है, तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम, इनमें से कोई नहीं। तो तेंदुआ यह देशज शब्द कहला जाएगा। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति की जानकारी नहीं होती है, बोलचाल के आधार पर स्वतः निर्मित हो जाते हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। इन्हें देशी शब्द भी कहा जाता है, देशज या देशी शब्द। गोल विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, या इनमें से कोई नहीं। तो गोल विशेषण कौन सा विशेषण कहला जाएगा? यह गोल। गोल मतलब क्या है? आकृति है, लंबा, ये गुणवाचक विशेषण आ जाएगा। गोल, लंबा, चौड़ा, ये कैसे विशेषण है? गुणवाचक विशेषण आ जाएंगे। देखिए जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए गुणवाचक विशेषण कहलाता है। कोई विशेषण, ये जो कोई है कैसा विशेषण कहलाएगा? परिणामवाचक, सर्वनामिक, गुणवाचक, इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई,
कोई यह सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह शब्द सर्वनाम के लिए विशेषण का कार्य करते हैं या काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की। तो यहाँ पर कोई जो शब्द आया है यह हमारा कौन सा कहला जाएगा? यह सर्वनामिक विशेषण कहला जाएगा। अगला प्रश्न है, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? तो तुम जा रहे हो मतलब रहा, रही, रहे वर्तमान काल का निशानी है या चिन्ह कह सकते हैं। नाक कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, आवा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नाक कौन सा लिंग है? यह स्त्रीलिंग पर आता है। अगला प्रश्न है, समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, नवयुवक कौन सा समास होगा? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। नवयुवक, तो नवयुवक में कौन सा समास हो जाएगा? इसमें बहुब्रीहि कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास मतलब जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, वह कर्मधारय समास। तो विशेषण और विशेष, ये ध्यान देना है। विशेषण विशेष, जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, ये क्या कहलाएगा? ये हमारा क्या कहलाता है? बहुब्रीहि कर्मधारय समास की बात करेंगे। तो कर्मधारय, नीलकमल, पुरुषोत्तम, ये कर्मधारय समास के एग्जाम्पल उदाहरण हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव, द्विगु। देखिए, प्रतिदिन में सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर द्विगु समास गलती कर देते हैं। तो प्रतिदिन में कौन समास होगा? तो प्रतिदिन में हमारा अव्ययीभाव समास होता है। प्रतिदिन का मतलब होता है हर दिन। जिस समस्त पद में कोई एक पद अव्यय या उपसर्ग हो, दूसरा पद संज्ञा, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? प्रतिदिन। और प्रा क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है। और दिन यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। यानी पुनरावृत्ति शब्द भी अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है। उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी समास के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, देशभक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास आएगा। अगला प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास। तो नीलकंठ में बहुब्रीहि समास आ जाएगा। बहुब्रीहि में अनपद प्रधान होता है। इसमें अवस्थित में दो में से कोई पद प्रधान नहीं होता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात सभी लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं। पाप पुण्य कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययीभाव, द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं जब दोनों पद प्रधान होते हैं हमारा कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोपहर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु समास। तो दोपहर में कौन सा समास हो जाएगा? नीचे कमेंट करके बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। दोपहर में कौन सा समास होगा? तो दोपहर में कितने पहर? पहर यानी कि सभी लोग जानते हैं कितना पहर होता है। एक सुबह का पहर, एक दूसरा पहर होता है। तो ये पहर जो होता है तो दो पहर, कितने पहर हो जाएंगे? दो पहर। तो दो क्या हो जाएगा? यहाँ पे संख्यावाचक होगा, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। देखिए, समास होने पर इस शब्द का जो समस्त पद है वह हमें एक समाहार का बोध करा रहा है। हम जानते हैं कि जब वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध कराता है, वहाँ पर हमारा द्विगु समास होता है। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा मतलब निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओ यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है? तो ये सभी लोग जानते हैं, ये जो चिन्ह है हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य का या विस्मयवाचक वाक्य कहला जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है? यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, ये कौन सा वाक्य कहला जाएगा? विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक। यदि तुम चलो तो मैं चलूं, ये कौन सा? देखिए, आज्ञा तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सभी लोग बताइए। यहाँ पे संकेत दिया जा रहा है, संकेतवाचक। यदि तुम चलोगे,
यदि तुम चलोगे तो मैं भी चलूँ, यह संकेत दिया जा रहा है, तो संकेतवाचक वाक्य आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक, इनमें से कोई नहीं। तुम अपने काम में सफल हो, किसके काम में? अपने काम में, तो यह इच्छा से कोई बोल रहा है, आशीर्वाद टाइप पे अगर कोई दे रहा है तो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस से भरा, ठीक है, तो से कौन सा आता है? कर्म, करण, संप्रदान, इनमें। तो कर्ता ने कर्म से के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो यहाँ पे करण तत्पुरुष समास आ जाएगा, रस से भरा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त, क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष समा जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त किया, तो को किस पे आता है? कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। यथासंभव में कौन सा समास होगा? यथासंभव, द्विगी, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधार है, तो यथासंभव में जो समास होगा वह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वीणा पाणी में कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष, कर्मधार है, बहुव्रीहि द्वंद्व। वीणा पाणी, देखिए वीणा पाणी में जो समास होने जा रहा है वह हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास किसी अन्य पद की या जो दिया रहता है किसी तीसरे का नाम आता है, तीसरे की प्रधानता होती है, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। वीणा पाणी। दुअन्नी में कौन सा समास है? एक अन्नी, दुअन्नी, तिअन्नी, अव्ययी भाव, कर्मधार है, बहुव्रीहि द्विगी। तो यहाँ पे देखिए अन्नी यानी मतलब आना होता है, एक जो पहले पुराने जमानों का पैसा होता था आना में चलता था, जो पहले अब रुपया चल रहा है पहले आना में चलता था, ठीक है। तो यहाँ पे दो अन्नी, दो अन्नी मतलब यहाँ पे दो क्या है? दो यहाँ पे क्या संख्यावाचक आ गया, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो पदबंध यहाँ पे 5 प्रकार के होते हैं। अब आप बोलेंगे कौन कौन से होते हैं? तो पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। तो पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताना है। एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। देखिए यहाँ पे अशुद्ध शब्द की पहचान करना है, तो सभी लोग जानते हैं जो अशुद्ध शब्द दिया गया है वह मंत्रिमंडल शब्द अशुद्ध दिया गया है, क्योंकि मंत्रिमंडल कैसे होता है? मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल नहीं होता, मंत्री छोटी त्री होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशुद्ध शब्द का चयन करना है। साप्ताहिक, वीणा, वाष्प, सिंदूर। तो सभी लोग जानते हैं कि जो हम साप्ताहिक लिखते हैं वह किस प्रकार लिखते हैं? तो साप्ताहिक में बड़ा सा होता है, यहाँ पे छोटा लिखा गया तो यह अशुद्ध लिखा गया, बाकी ये तीनों सही लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द का चयन करना है। ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र। तो सभी लोग जानते हैं, डी ऑप्शन की बात करें कि नक्षत्र आपका किस टाइप में होता है? छा छतरी वाला यहाँ पे होता है। क्या होता है? छा छतरी वाला छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन अशुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वायु शाखा, हुतासन, विभावसु, विप्लथा। देखिए यहाँ पे आग का पर्यायवाची पूछा गया, तो वायु शाखा, हुतासन, विभावस ये सारे आग के पर्यायवाची हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा विपथगा दिया गया है ये हमारा आग का पर्यायवाची नहीं है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लिप्सा, कामना, यातना, स्पृहा। अब यहाँ पे कमेंट करके बताना है, सभी कमेंट करेंगे। इच्छा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो स्पृहा यहाँ पे नहीं होगा, बाकी लिप्सा, कामना, यातना ये समाने हमारे क्या हो जाएंगे? इच्छा के पर्यायवाची। देखिए यहाँ पे अभिलाषा, अभिप्राय, चाह, कामना, इप्सा, स्पृहा, ईहा, वांछा, लिप्सा, लालसा, मनोरथ, आकांक्षा ये समारे हमारे क्या कहलाते हैं? इच्छा के पर्यायवाची कहलाते हैं। लेकिन यातना जो है, यातना हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, स्पृहा, कामना, लिप्सा ये तीनों जो है हमारे इच्छा के पर्यायवाची, लेकिन यहाँ पे यातना नहीं होगा, यातना आपको यहाँ पे कहीं नहीं मिला होगा, ठीक है। तो यातना हमारा इच्छा का पर्यायवाची नहीं होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द। देखिए पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं।
अम्बु, शर, मेघ, पुष्प, नीर की बात कर रहे हैं। तो अम्बु, मेघ, पुष्प, नीर ये पानी के पर्यायवाची हैं, सर आपका पानी का पर्यायवाची नहीं है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। घर का पर्यायवाची शब्द पावक, सदन, शाला, निकेतन। तो सभी लोग जानते हैं घर का पर्यायवाची सदन, शाला, निकेतन होता है, पावक नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और आपका होता है सर्वनामिक विशेषण। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों सर्वनाम यहाँ पे 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। इन सभी अलग अलग की पहचान होती है और इन सभी के अलग अलग अर्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के दृष्टि दोस्तों शब्दों के 4 भेद होते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज और चौथा होता है विदेशी। और प्रयोग के आधार पर 8 भेद होते हैं, आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। रचना की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से दोस्तों कितने भेद होते हैं? सभी कमेंट करेंगे। तो रचना के दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? संज्ञा के भेद बताइए। 2, 4, 5। तो सभी लोग संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समुदायवाचक या समूहवाचक और 5वां है द्रव्यवाचक। अगला प्रश्न है, विकारी और अविकारी शब्द में कितने भेद हैं? तो विकारी और अविकारी शब्द में 8 भेद हैं। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कृपा, जाति, नमक, कुलीन। तो ऐसा शब्द जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण हो, तो हमारा जो यहाँ पे कुलीन शब्द दिया गया है ये संज्ञा से बना विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यथा समय में समास होगा तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि समास। तो यथा समय में कौन सा समास हो जाएगा? तो यथा समय में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक में समास होगा द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव, कर्मधारय। प्रत्येक, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, तो प्रत्येक में भी आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तिरंगा है कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, इनमें से कोई नहीं। तो तिरंगा हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तो तिरंगा यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास हम क्यों कर रहे हैं? अगर यहाँ पे ये भी ध्यान देना, अगर यहाँ पे द्विगु समास दिया होता, अगर द्विगु हो जाता 3 रंगों का समूह तिरंगा, द्विगु समास ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए हम आप बहुब्रीहि समास की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे द्वंद्व की जगह द्विगु समास दिया होता तो पहले यहाँ पे द्विगु समास ही होता क्योंकि संख्यावाचक में आ जाता। अब द्विगु समास ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको बहुब्रीहि ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सभी लोग जानते हैं कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? कवयित्री होगा, कवयित्री। शुद्ध रूप हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, कवयित्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो सूर्य का स्त्रीलिंग रूप सूर्या होता है, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य से किस कारक की विभक्ति होती है? पेड़ से फल गिरा, तो से क्या होता है? सभी लोग जानते हैं कर्ता ने, ठीक है, कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? आपादान की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति होती है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, अलग होने के अर्थ में हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं करण कारक हो जाएगा, करण से अलग होने के अर्थ में।
माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में किस वाक्य कारक की विभक्ति होती है? माँ ने किसको सुलाया? माँ ने बच्चे को सुलाया। सभी कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे किस कारक की विभक्ति होती है? माँ ने बच्चे को सुलाया। तो को यहाँ पे किस कारक? कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे कर्म कारक की विभक्ति हो रही है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अध्यापिका, अध्यापकी, अध्यापका, अध्यापकी। तो सभी लोग जानते हैं, हम बार बार कहते हैं अध्यापक, अध्यापिका, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप नायिका होता है। अगला प्रश्न है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महाशय का क्या होता है? महाशया होता है। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। अब बात करें दोस्तों हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? नेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा नेत्री, नेतिन, नेत्र, नेताजी। तो नेताजी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? छात्री, दात्र, छात्री या दात्री। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया? स्क्रीन पर दिया गया है कि इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? इंद्राणी हो जाता है। इंद्राणी, ये आपको ध्यान देना है। अब इंद्राणी में कौन सा होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो इंद्र शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वह इंद्राणी हो जाएगा, इंद्राणी नहीं, इंद्राणी। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। अब देख लें दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अय्या का उच्चारण स्थान। तो सभी लोग जानते हैं दंत, दंतालु, तालु, मूर्धा। तो अय्या का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है, अय्या। ठीक है, चाछा, जाझा, अय्या, ये वर्ण क्या कहलाते हैं? तालु वर्ण कहलाते हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऊ, जब आप ऊ बोलते हैं, आ, ऊ, ओ, औ, ये क्या कहलाते हैं? ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। आई होप इस क्लास को, इस वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। देखिए दोस्तों, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो समुच्चय का सही जो संधि विच्छेद है आपको कमेंट करके बताना है। सम, उत और आय, ये आपको ध्यान देना है। समुच्चय का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो शूर धन उदय, शूर धन उदय अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या आप जा रहे हैं? क्या में कौन सा निपात हुआ है? अवधारण बोधक, प्रश्न बोधक, आधार बोधक, तुलना बोधक। देखिए, क्या आप जा रहे हैं, तो क्या यह किसका है? ये प्रश्न बोधक निपात कहला जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में भी कौन सा निपात होगा? तो मैं भी जानता हूं, तो इस वाक्य में जो भी दिया गया है इसमें कौन सा निपात आएगा? तो भी यहाँ पे क्या है? बल दिया जा रहा है, तो बलदायक निपात। मैं भी यह जानता हूँ, जब आप भी बोलते हैं तो अत्यधिक ऊर्जा यहाँ पे लगती है, तो अर्थात यहाँ पर बलदायक निपात कहला जाएगा। दोस्तों, झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात कहला जाएगा? मत बोलो। मत मतलब क्या हो जाता है? हमारा निषेध बोधक हो जाता है। अगला प्रश्न है, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? तुम्हें राम के आने तक परीक्षा करनी पड़ेगी, तो तक क्या हो जाएगा? निषेधवाचक, नकारात्मक, बलदायक, इनमें से कोई नहीं। तो तुम्हें राम के आने तक परीक्षा करनी होगी, यहाँ पर भी बलदायक पड़ता है, तक। ठीक है, यहाँ पे भी जोर लग रहा है, बल लग रहा है, अत्यधिक ऊर्जा लग रही है। अगला प्रश्न है, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में कौन सा निपात है? पशु पक्षी ही, अब ही कौन सा हो जाएगा? आदर बोधक, बलदायक, अवधारण बोधक या तुलना बोधक। तो यहाँ पर भी आपका बलदायक बोधक या बलदायक निपात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? तो काश जो यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं ये जो चिन्ह किसका कहलाता है? विस्मयादि बोधक का कहलाता है। अगला प्रश्न है, निपात कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों,
निपात सभी लोग जानते हैं, निपात होते हैं 9 प्रकार के। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं, जैसे तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, ना, काश। ये निपात 9 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। तो उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश उपजाऊ भूमि हो जाएगी। अगला प्रश्न दिया गया है, व्याकरण जानने वाले वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, वैयाकरण, व्याकरण ज्ञाता। तो व्याकरण को जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द में वैयाकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। गाल बजाने का अर्थ क्या होता है? पिटाई करना, गाली देना, डींग हाँकना, क्रोधित होना। तो ये कोई नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हमारा डींग हाँकना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर मगर करने का अर्थ क्या होता है? अगर मगर करने का अर्थ यही होता है बहाने बनाना। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं सच्चिदानंद में जो शुद्ध वाक्य दिया गया है, हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, सच्चिदानंद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वह ऑप्शन नंबर सी है, सुषुप्ति। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी छांटना है। तो ज्योत्सना, ज्योत्सना का सही जो वर्तनी होगी वह हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्योत्सना। जो आधाता, आधाशा, फिर आपका ना, आधाता और आधाशा होता है और आधा ज्या होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द क्या है? तो यहाँ पर सभी लोग देखिए, शुद्ध जो शब्द दिया गया हमारा संपूर्ण, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद, ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं दयानंद में हमारा दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, कपीस में प्रयुक्त संधि का बताइए। कपीस में, तो कपीस में भी आपका दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सदैव, तो सदैव में भी स्वर संधि हो जाएगा। और स्वर में कौन सा संधि हो जाएगा? सदा धन यू बराबर सदैव, आ ई मिलके आय में परिवर्तित हो जाए, हमारा वृद्धि स्वर संधि कहलाता है। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सन्मति का सही संधि विच्छेद सत धन मति हो जाएगा, जो आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इति धन आदि, इति धन आदि ऑप्शन नंबर बी पर आपका दिया गया है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, और आपका इत्यादि संधि विच्छेद किसका उदाहरण है? तो यह यण संधि का हो जाएगा। इति धन आदि, ई और आ मिलके किसमें परिवर्तित हो जाए? आधा ता अगर जो होता है उसमें यण संधि होता है, आधा जो ज्यादातर शब्द आते हैं। कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? सभी लोग बताइए। सदाधन यु सदैव, परम धन उदयर उदार, ठीक है, परम उदार, ये भी आपका आ जाएगा। और जलौघ, ये हमारे क्या है? वृद्धि के उदाहरण। लेकिन गुरु उपदेश, ठीक है, तो गुरु उपदेश क्या कहलाएगा? या वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं होगा। अगला प्रश्न है, दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा कहलाएगा? दीर्घ संधि युक्त पद, महर्षि, दैतारी, सूर्योदय, देवेंद्र। तो महाधन ऋषि, शूरधन उदय, देवधन इंद्र। तो यहाँ पे दैत्यारी, दैत्य धन आर्य, यहाँ पे दीर्घ संधि युक्त पद हमारा दैत्यारी कहला जाएगा। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि सभी लोग जानते हैं, संयोग, नमस्कार, मनोहर, ये विसर्ग हैं। लेकिन जो पवन है वह स्वर संधि का उदाहरण है। पोधन क्या हो जाएगा? यह हमारा अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा। पोधन अन बराबर पवन, तो पवन संधि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पोधन अन, पोधन अन बराबर पवन और अयादि संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन शब्दों में इनमें से बताइए व्यंजन संधि बताइए। सप्तर्षि, सत्कार, हिमालय, निराधार। सभी लोग जानते हैं जो आपका सत्कार शब्द दिया गया है, यह हमारा क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। शब्दों में किसमें विसर्ग संधि होगा? तो सभी लोग जानते हैं विसर्ग अतः एव, अतः एव में विसर्ग होगा। वहाँ की सत धन जन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि होगा। और नरेंद्र और सदैव में स्वर संधि होगा, तो अतः में हमारा विसर्ग संधि हो जाएगा। उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो
उद्धन हार के योग से हमारा जो शब्द बनेगा वह उद्धार बन जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण का सही संधि विच्छेद। तो सभी लोग जानते हैं परिधन आवरण बराबर पर्यावरण होता है। अनुनासिक का संबंध होता है, तो अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के पंचम अक्षर, इनमें से कोई नहीं। तो चाचा जाझा आइया, टाटा डाढ़ा आना, ताथा दाधा ना, ये क्या कहलाते हैं? अनुनासिक व्यंजन, जो वर्ग के पंचम अक्षर कहलाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में सभी लोग जानते हैं वैसे वर्तमान में 12 स्वर हैं, लेकिन ऑप्शन अगर 11 दिया गया तो 11 ऑप्शन आपको करना है, अगर 12 दे दिया जाए तो 12 करना है। 53 वर्ण हो गए हैं, 52 स्वर हैं, 41 व्यंजन हैं, लेखन के आधार पर 57 वर्ण हैं, ठीक है, और 12 स्वर, 41 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व कहलाता है, और जो पहले कभी ना हुआ अभूतपूर्व, और जो रहित हो, ठीक है, तो क्या कहलाता? उपमा। उपमा रहित हो उसे अनुपम कहते हैं, जो पुराना हो उसे अपूर्ण कहा जाता है। जो कहा ना जा सके तो वह अकथनीय हो जाता है। समय की दृष्टि से अनुकूल क्या कहलाएगा? समयानुकूल हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो वह क्या कहलाता है? यहाँ पे ना ही अज्ञ होगा, ना ही कृतज्ञ होगा, ना ही विशेषज्ञ होगा, यहाँ पर सर्वज्ञ हो जाएगा। कहते हैं ना वह सर्वज्ञ ज्ञाता है। जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुदर्शन, सुग्रीव, सुगर्दन या सुगत, तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष और स्त्री का जोड़ा जो होता है वह दंपति कहलाता है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? नवीनीकरण कहलाती है। जंगल में लगने वाली आग क्या किसे कहा जाता है? दावानल कहा जाता है। प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या होता है? उत्तरापेक्षी कहलाता है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा? कनिष्ठ हो जाएगा। गमन का विलोम क्या होगा? तो गमन का विलोम क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। अवनि का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवनि का आसमान, गमन, अंबर, इनमें से कोई नहीं। तो अवनि का जो विलोम शब्द होता है वह अंबर होता है। आपको अंबर यानी कि आकाश, और अवनि मतलब नीचे का। हे का विलोम क्या होगा? हार, हास्य, गाय, गाम। तो हे का जो विलोम होता है वह क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, गाय की बात करें, ग्राह। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? विनाश, इतश्री, श्री राधा, इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का विलोम क्या होगा? इतिश्री हो जाएगा। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अंत होगा, अध होगा, अर्थ होगा, इति होगा। तो अथ का विलोम शब्द इति कहलाता है। अमी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विष, आम्र, मधुप, सुधा। तो अमी का पर्यायवाची क्या कहलाता है? सुधा हो जाएगी। अमी यानी सुधा। पृथ्वी का पर्यायवाची रत्नगर्भा, स्वर्णमयी, वसुमती या हिरण्यगर्भा। तो पृथ्वी का पर्यायवाची रत्नगर्भा हो जाएगा। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है? तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। मंद, वृद्ध, सुस्त, इनमें से कोई नहीं। तो तरुण यानी छोटा, वृद्ध यानी बड़ा, तो यहाँ पर वृद्ध हो जाएगा। इनमें से कौन सी विपरीतार्थ यानी विपरीत अर्थ वाली शब्द पतझड़ का अर्थ होगा? वसंत, शीतल, सर्दी, विस्तार। तो पतझड़ यानी कि झड़ना, और वसंत यानी पत्ते नए उगना, तो वसंत कहला जाएगा। गिरीश में कौन सी संधि होगी? गुण, दीर्घ, वृद्धि, आयादि। गिरीश, तो सभी लोग जानते हैं ग्रीस में कौन सी संधि हो जाएगी? सभी कमेंट करेंगे। तो ग्रीस में हमारी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से अल्प प्राण कौन सा कहलाएगा? अल्प प्राण आ, फा, कागा,
था और दा, तो अल्प प्राण हमारा का और गा कहला जाएगा। इनमें कौन सी शब्द शुद्ध है? भस्म, हिंदू, चिन्ह, प्राण। सभी लोग जानते हैं जो भस्म है वो भस्म ऐसे लिखा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हिंदू भी आपका गलत है, चिन्ह भी आपका, यहाँ पे प्राण जो शब्द लिखा गया है, प्राण आपका शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। कौन सी शब्द अशुद्ध है? सभी लोग थे अशुद्ध शब्द, तो सभी लोग जानते हैं जो पुण्य शब्द है अशुद्ध लिखा हो, क्योंकि पुण्य ऐसे होता है और आपका कैसे लिखा हुआ है? पुण्य लिखा हो, बड़ा पूरी है, तो यह हमारा अशुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म गलत दिया गया है? नशा यानी मद यानी मदिरा, निशान यानी चिन्ह, तो चिन्ह ऐसे लिखा जाता है शुद्ध रूप में। नगर, शहर, नारी और स्त्री। अब यहाँ पे बताइए, देखिए आप सभी को पता है यहाँ पे ऑप्शन युग्म गलत दिया गया है। निशान और चिन्ह, निशान शुद्ध रूप में क्या होता है? सभी लोग जताइए। निशान ऐसे होता है, तो हमारा बी ऑप्शन अशुद्ध हो जाएगा। संधि कितने प्रकार की होती है? सभी लोग जानते हैं संधि के प्रकार हमारे 3 होते हैं, स्वर्ग, विसर्ग और एक कौन होता है? सभी कमेंट करें। व्यंजन संधि। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होगा सुषुप्ति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी, सर्वोत्तम गलत, कीर्ति गलत, संसारिक गलत, स्रोत बिल्कुल शुद्ध रूप में स्रोत दिया गया है। सिर तोड़ में कौन सा समास होगा? सिर तोड़, मुंह तोड़, ठीक है, ये हमारे कौन से समास कहलाता है? कौन सा तत्पुरुष समास कहलाता है? तो जब भी तोड़ शब्द आए, ठीक है, तो ये हमारा कर्म तत्पुरुष समास कहला जाएगा। महात्मा में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तो महात्मा में कर्मधारय समास होगा। महान है आत्मा, कर्म के अकॉर्डिंग। देखिए जो आत्मा महान होती है उसे महात्मा कहते हैं, अर्थात महान है जो आत्मा, महात्मा। जहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है, उपमान और उपमेय होता है प्रधान और पूर्व पद में, वहीं पर आपका कर्मधारय समास होता है। इसमें इनमें से अलंकार में कौन सा भेद है? सभी लोग जानते हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार, उपमेय अलंकार, ये अलंकार के भेद कहलाते हैं। अलंकार के कितने भेद हैं? सॉरी, अर्थालंकार के, अर्थालंकार के कितने भेद हैं? तो अर्थालंकार के दोस्तों 12 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? उपमा, अतिसंयोक्ति, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, रूपक, विरोधाभास, विषयोक्ति, प्रतीप और इत्यादि। अगला है, इनमें से रस के कौन सा भेद है? करुण, रूपक, उल्लेख कोई नहीं, तो सभी लोग जानते हैं रूपक अलंकार है, करुण यहाँ पे रस हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर गाघा, पाफा, डाढ़ा, जाझा, तो स्थान के आधार पर जो मूर्धन्य व्यंजन है वह हमारे डा और ढा हो जाएंगे। कौन कौन से हैं? टा, ठा, डा, ढा, रा, डा और अड़ा, ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? आ, फा, भा, कागा, था, धा, अल्प प्राण वर्ण। तो हमारे अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से कहलाते हैं? जो हमारा का और गा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। देखिए अल्प प्राण प्रथम, तृतीय और पंचम जो वर्ण होते हैं वह हमारे अल्प प्राण कहे जाते हैं, प्रथम, तृतीय और पंचम। नासिक व्यंजन कौन सा है? शा, जा, गा, अइया, तो सभी लोग जानते हैं प्रत्येक वर्ण का 5वां जो वर्ण होता है वह नासिक व्यंजन कहलाता है, नासिक वर्ण कहलाता है, तो अइया हमारा नासिक वर्ण हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ई, उ, अन, आहा, आ, आहा। देखिए अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण कौन कौन से कहलाते हैं? अन और आहा, ये क्या कहलाएंगे? अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार अन, आहा अयोगवाह होते हैं, आ एवं आहा ये हमारे अयोगवाह हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से बताइए किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है? पुनः, उत्साह, इलाहाबाद, दिल्ली।
कि द्वितत्व व्यंजन, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइप का प्रश्न पूछा ही जाता है, आपके अपकमिंग एग्जाम की बात कर रहे हैं। द्वितत्व हम बात करेंगे दिल्ली की। ला क्या यहाँ पर क्या है, द्वितत्व व्यंजन कहला जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा घोष वर्ण है? खा, ठा, मा, चा। देखिए घोष वर्ण की पहचान करना बहुत ही आसान है। माँ हमारा क्या हो जाएगा, घोष वर्ण हो जाएगा। देखिए काखा, चाछा, ताथा, टाठा, पाफा, ये अघोष वर्ण है। ठीक है, पहले और दूसरा, पहला और द्वितीय जो वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का अघोष वर्ण। बाकी जो आपका काखा, गा और घा, चतुर्थ और पंचम, ठीक है, सॉरी तीसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का जो वर्ण होता है, जा, झा, दाधा, डाढ़ा, भा, बा, भा, ये क्या कहलाते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण की पहचान करना है। तो अमानक वर्ण कौन सा है, सभी लोग जानते हैं। तो ये हमारा अमानक, ये जो भा है, पहले इस तरह का जो भा होता था, इसको अमानक वर्ण में किया गया है। अर्थात हम ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। देखिए अर्थात अमानक वर्ण जो पूर्व में तो मान्य रहे, परंतु वर्तमान में वर्णमाला की दृष्टिकोण से यह मान्य नहीं होते, अमानक वर्ण कहलाते हैं। और अमानक वर्ण में दृष्टि ये आपका भा, ये वाला अमानक वर्ण माना गया है। हिंदी मूलतः वर्णों में कितनी संख्याएं हैं? मूलतः वर्णों की संख्याएं कितनी हिंदी में मूलतः वर्ण? देखिए सभी लोग जानते हैं 52 है, वैसे तो अब 53 वर्ण हो गए हैं, लेकिन अभी पर एग्जाम पर हमारे 52 ही सही किया जाता है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? घोष वर्ण, मूल स्वर, तालव्य, संयुक्त वर्ण। तो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छा जो ध्वनि है, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया, ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और छा ध्वनि का, सा और आ से मिलकर बनी होती है। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है? तो जा और अन्य के संयोग से ज्ञा वर्ण बना हुआ है। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण की पहचान करना है। सा, आ, जा और हा, मैंने बताया था अघोष वर्ण प्रथम और द्वितीय जो होता है अघोष वर्ण कहलाता है। काका गगा अंगा, चाचा जाइया अइया, टाटा डाना आरा, ताथा दादा ना, पापा बाबा माँ, यारा लावा शाह। तो शाह यहाँ पे क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण कहला जाएगा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? घा, सभी लोग बताइए। का, खा, गा, घा, ये हमारे क्या कहलाते हैं? का, खा, गा, घा, ये कंठ कहलाते हैं। तो कंठ का उच्चारण स्थान गा हो जाएगा। का, खा, गा, घा, ये क्या कहलाते हैं? कंठ वर्ण कहलाते हैं। कंठ उच्चारण स्थान वर्ण वाले कहलाते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अकारांत, अंतस्थ, अयोगवाय। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? आकारांत कहा जाता है। पुरोहित में उपसर्ग होगा पुरा, पुर, पुरश, पुरह। तो पुरोहित में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? पुरह उपसर्ग हो जाएगा। अवनत शब्द में उपयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अवनत में सभी लोग जाते हैं, कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है या अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा किसका उपसर्ग का? अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र यहाँ पे टोटल 500 एमसीक्यूज कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। आल कंसेप्ट हिंदी ग्रामर, आल कंसेप्ट यहाँ पे कंबाइंड किया गया है बहुत ही मेहनत के बावजूद। और जितने प्यारे भाई बहन हैं यहाँ पे लाइक शेयर करें, सपोर्ट करें और हर एक क्वेश्चन को अटेंड करें, क्योंकि हिंदी ग्रामर को मजबूत करना है तो हर एक आल कंसेप्ट के क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी में प्रत्यय पूछा गया, प्रत्यय क्या है? बाद में लगता है। तो सावधान धन ई बराबर प्रत्यय, तो ई हमारा प्रत्यय हो जाएगा, बड़ी ई। कौन सा भाववाचक संज्ञा है? श्याम, पानी, बचपन, नदी। तो भाववाचक संज्ञा हमारा बचपन हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। शिव का विशेषण क्या होता है? शिवेश, शैल, शैव, शंकर। तो शिव का जो विशेषण है वह हमारा क्या हो जाएगा? शैव हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के दोस्तों सभी कमेंट करें, अगर आपको पता है आप भी कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो भूतकाल के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? समान भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल,
अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमद भूतकाल, भूतकाल के 6 भेद। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति होगी। ने, के लिए, से, को। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान। अब बताइए अपादान क्या होगा। देखिए के लिए तो नहीं होगा, अपादान क्या हो जाएगा, अपादान से। अपादान किसका हो, विभक्ति हुई है, से हो जाएगा यहाँ पे। यथार्थ में कौन सी संधि होगी, दीर्घ, वृद्धि, गुण, इनमें से कोई नहीं। यथार्थ, यथार्थ में भी हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। वर्षा, आंसू, हाथी, बारात। जो सीधे संस्कृत से डायरेक्टली हिंदी में यूज किए जाते हैं वो शब्द संस्कृत कहलाते हैं, वो कहलाता है वर्षा। तत् का अर्थात है उसके तत्, और सम का अर्थ होता है समान, उसके समान। ज्यों का त्यों, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन से लिया गया हो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें ध्वनि का भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतैक में कौन सी संधि होगी, गुण, वृद्धि, दीर्घ, इनमें से कोई नहीं। तो मतैक, सभी लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं, वृद्धि स्वर संधि की बात कर रहे हैं। मतैक, आए और ओ जहां पर भी आए, हमारा कौन सा कहलाता है, वृद्धि स्वर संधि। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारोपी, ऑस्ट्रिक। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा, 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 कृप। तो कृपा जो है शुद्ध वर्तनी कृपा में क्या होता है, ये होता है, अर्थात हम ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है, जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। दूसरे को कष्ट का अनुभव करना, कठोर होना, दयालु होना। तो जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्यों जाने पीर पराई। जिसके ऊपर बीतता है दोस्तों वही जानता है। जब जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ क्या होता है, जस दूल्हा तन बनी बारात, मतलब जैसे दूल्हा वैसे बारात बनती। सभी साथी एक जैसे, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। बेढंगा सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल। तो सभी साथी एक जैसे, जस दूल्हा तन बनी बारात। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग होगा, तो बेइंसाफी में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वह हमारा बे उपसर्ग हो जाएगा। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, तो बहाव, बहाव में कौन सा प्रत्यय हो गया है, तो बह धन आव बराबर बहाव, तो आव यहां पर प्रत्यय हो जाएगा। पुरोहित में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो पुरोहित में बहुत से कंफ्यूज होता है कि पुर होगा या पु होगा उपसर्ग। तो पुरोहित में कौन सा हो जाएगा, हमारा पुरह हो जाएगा, पुरह उपसर्ग हो जाएगा। किस शब्द में आव प्रत्यय नहीं, देखिए दिखावा में, भुलावा में, चढ़ावा में। चढ़ धन आवा, भूल धन आवा, दिख धन आवा। लेकिन यहाँ पे लावा में आवा नहीं आएगा, ला धन आवा, ला का कोई अर्थ ही निकलता है। ठीक है, तो लावा हम यहाँ पर प्रत्यय नहीं आएगा, ना ही आपका आवा प्रत्यय यहाँ पर दिया गया है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लाभदायक, अपनापन, उपकार, पढ़ाई। देखिए लाभदायक, अपनापन, पढ़ाई, इन तीनों में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लेकिन उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, विकाल, धनिक, पुलक, अलग। तो सभी लोग जानते हैं प्रत्यय की बात कर रहे हैं, तो धन धन इक बराबर प्रत्यय, तो यहाँ पर क्या है, इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो धनिक जो है इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, सागर, जादूगर, नगर, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रत्यय की बात कर रहे हैं, सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात करें, जादूगर। जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है, जादू और गर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सभी लोग जानते हैं उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, तो निर्वाह में नि होगा, निर होगा, निर होगा या नि होगा। देखिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है।
तो निर्वाय में निर उपसर्ग हो जाएगा आपका। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, अपमान, व्यायाम। देखिए अभियोग, अपमान, व्यायाम, यहाँ पर तीनों जो आपके शब्द दिए गए हैं तीनों की रचना जो है उपसर्ग से हुई है, तो प्रत्येक इनमें से किसी का नहीं हो जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे रचयिता, रचयिता पद में अयिता प्रत्यय है, अगर रचयिता दिया होता तो यह प्रयोग हुआ है प्रत्यय से। अभियोग एवं व्यायाम में क्रम से अभि और बी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। व्यायाम में कौन सा उपसर्ग होगा? बी उपसर्ग होगा। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। यू, आयु, ची और चिर। देखिए यहाँ पे प्रत्यय की नहीं बात करना है, यहाँ पे हम किसकी बात करें? उपसर्ग। तो चिरायु में चिर उपसर्ग हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं दिया गया है? पराजय, ओढ़ना, अपवाद, प्रभाव। तो सभी लोग जानते हैं ओढ़ने में आपका उपसर्ग नहीं दिया गया है, बाकी पराजय में है, अपवाद में है और प्रभाव में भी। कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं? देखिए लोग, वर्ग, गण ये समूहवाचक हो जाएंगे प्रत्यय, लेकिन प्रेस हमारा समूहवाचक प्रत्यय नहीं कहलाएगा। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पवित्र, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, इनमें से कोई नहीं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वृद्धि की या अयादि की बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं अयादि संधि की। पो धन इत बराबर पवित्र, अयादि संधि। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। खेत, अजीब, उद्गम, कोर्ट। तत्सम शब्द जो संस्कृत से डायरेक्टली हिंदी में प्रयोग किए गए हैं या यूज किए जाते हैं वह कहलाएगा उद्गम। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योगरूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो पाठशाला हमारा कौन सा शब्द कहलाएगा? यौगिक शब्द कहला जाएगा। यौगिक, जुड़ा हुआ, यानी यौगिक शब्द किन्हें कहते हैं? हिंदी के ऐसे शब्द जो दो शब्दों या शब्द खंडों से मिलकर योग होकर बनते हैं। इसके अलावा अलग अलग खंडों का भी अपना अर्थ होता है, किंतु आपस में जब ये जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, इनका अर्थ परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन ला देता है या अर्थ के मूल को बढ़ा देते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। का वर्ण किसके योग से बना हुआ है? तो का वर्ण दोस्तों का और आ के योग से बना हुआ है। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? तो ऊष्म और संयुक्त जो है यह व्यंजन के प्रकार है। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार के होते हैं। 16 स्पर्शी होते हैं। का, खा, गा, घा, टा, ठा, अड़ा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, ये कहलाते हैं स्पर्शी। और संघर्षी कौन से होते हैं? तो संघर्षी हमारे शा, सा, साहा। स्पर्शी कौन होते हैं? चा, छा, जा, झा, अइया। और पार्श्विक कौन सा होता है? पार्श्विक हमारा ला होता है। सा कौन सा व्यंजन है? ऊष्म, संयुक्त, अंतस्थ, स्पर्श। देखिए सा, देखिए सा शरीफ वाला सा। अब देखिए सा शरीफ वाला सा हमारा कौन सा जाएगा? संघर्षी व्यंजन कहलाएगा, अर्थात हमारा कौन सा कहलाएगा? अब यहाँ पे संघर्ष नहीं दिया गया है, हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर ऊष्म व्यंजन की बात कर रहे हैं। किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? वर्ण संबंधी अशुद्धि बताइए। स्थान, अमरूद, अनुकूल, अनाधिकार। सभी लोग जानते हैं जो पहला ऑप्शन दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो अनुकूल दिया गया है। क्या दिया गया? अनुकूल दिया गया है, जबकि क्या होना चाहिए? अनुकूल होना चाहिए, बड़ा कू होना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वर्ण से संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? गायिका, नारी, अनाथा, गोपी। तो लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां किस पर दिया गया है? नारी पर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध रूप में क्या होता है? नारी होता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां हैं? भविष्यति, श्रीमान, सचित, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान में अशुद्धि है, क्योंकि बुद्धिमान में हलंत नहीं होता, ना में हलंत नहीं होगा। किस शब्द में चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? चंद्रबिंदु सभी लोग जानते हैं पहुंच में चंद्रबिंदु इस तरह होती है और पहुंच में ऐसा नहीं होता है, तो हमारा पहुंच में जो है चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियां हो जाएंगी। योजक चिन्ह की पहचान करना है। योजक चिन्ह,
तो हमारा योजक चिन्ह क्या होता है, ये होता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। पहले जातिवाचक संज्ञा था, फिर भाववाचक संज्ञा बनाया गया। बुढ़ापा को, अपनापन, सजावटा, कठोरता को किसको बनाया गया? जातिवाचक को भाववाचक की संज्ञा में बनाया गया है। तो बुढ़ापा, बूढ़ क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो गया, और बुढ़ापा कर दिया गया, यह भाववाचक संज्ञा बन गया। कौन सी शब्द समूह वाचक संज्ञा है? सभा, मिठास, सोना, इनमें से कोई नहीं। देखिए समूहवाचक संज्ञा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समूहवाचक। तो सभा हमारी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी शब्द पुल्लिंग है? गिलास, अदालत, आबा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है, तो गिलास ये हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक और सकर्मक। राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूं पिस रहा है, मदन गोपाल हंस रहा है। अकर्मक कर, गेहूं पिस रहा है। कौन पिस रहा है? गेहूं पिस रहा है। देखिए जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है, क्रिया क्या है? पिसना। और गेहूं, कौन पिस रहा है? गेहूं पिस रहा है। तो यहाँ पर पड़ रहा है ना, क्रिया का फल कर्ता ही पर पड़ रहा है, जौन कर रहा है, तो वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। और इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। जैसे श्याम पढ़ता है, श्याम क्या पढ़ता है? कोई बने पढ़ रहा है, मतलब इस वाक्य में यहाँ पर दिया होता है श्याम किताब पढ़ता है, तो सकर्मक हो जाता है। लेकिन श्याम पढ़ता है, कोई रीजन नहीं, पढ़ रहा है बस। इस वाक्य में पढ़ने का फल श्याम पर ही पड़ रहा है, इसलिए पढ़ता अकर्मक हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य? मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। तो देखिए विशेषण उपवाक्य, देखिए विशेषण उपवाक्य, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लेकिन एक ऐतिहासिक नगर भी है, यह विशेषण उपवाक्य कहला जाएगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है, कैसा हो जाएगा? तो ये मिश्रवाचक हो जाएगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये क्या हो जाएगा? उसने कहा कि से यहाँ पर जोड़ दिया गया, तो यह वाक्य हमारा कौन सा? मिश्र वाक्य कहला जाएगा। कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो सभी लोग जानते हैं पहला ऑप्शन हमारा अल्प विराम चिन्ह कहलाता है। पूर्ण विराम चिन्ह हमारा डी ऑप्शन कहलाता है। अर्ध विराम चिन्ह कौन सा होता है? तो अर्ध विराम चिन्ह हमारा कौन सा होता है? सभी करें तो ये और ये क्या कहलाता है? अर्ध विराम चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं। अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य कैसा है? जिस ही वाक्य में ये आपका लगा होगा वह पहचानने की एक ही मात्र तरीका है विस्मयादि बोधक या विस्मय बोधक की बात कर रहे हैं। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनाइए। राम घर गया, उसने माँ को देखा, संयुक्त वाक्य। राम ने घर जाकर माँ को देखा। राम घर गया अतः उसने माँ को देखा। राम घर गया और माँ को देखा, या इनमें से कोई नहीं। तो राम घर गया, उसने माँ को देखा, इनका संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा? राम घर गया और माँ को देखा। तो ये रहे दोस्तों 200 महत्वपूर्ण हम इसे प्राप्त कर रहे हैं, और बहुत ही लंबा वीडियो होने जा रहा है, इसलिए 500 हम जो 500 प्लस ऑल कंसेप्ट के हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो इसका पार्ट 2 हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को या अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना टीटी परिवार है, आपका स्टडी चैनल है, सब्सक्राइब करें, और पार्ट 2 जल्दी अपलोड होगा। और ये आपको पार्ट कैसे लगा नीचे कमेंट के माध्यम जरूर बताएं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।